हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। टुडे आई विल डिस्कस ऑन एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ टॉपिक, वो है पर्यावरणीय आंदोलन, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस दैट व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। पर्यावरणीय आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों है, इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये समझते हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन आवर लाइफ। सो हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो है हमें ज़िंदगी देता है, हमें अच्छी लाइफ देता है, हमें एग्जिस्टेंस देता है। हमारी जो ज़िंदगी की जो नींव है वो पर्यावरण पे आधारित है। अगर पर्यावरण अच्छा होगा, ग्रीनरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये तो एक जनरल परसेप्शन है एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके। ये एक जनरल परसेप्शन है कि पर्यावरण का क्या महत्व है। अब हम अगर पर्यावरण के महत्व को उन लोगों के साथ जोड़ें जिन लोगों के लिए पर्यावरण एक सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं है, सिर्फ जीने का ही आधार नहीं है, या इकोनॉमिक जो डिटर्मिनिज्म है सिर्फ उसका ही आधार नहीं है, बल्कि जिनके लिए वो एक आइडेंटिटी का आधार है, उनकी कल्चर का आधार है, उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा का आधार है, और ओवरऑल उनकी संस्कृति का आधार है। तो ये जो आधार हैं, जो आधार के हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम उनके लिए कर रहे हैं जो कम्युनिटीज़, जो समुदाय ये पर्यावरण से अपने आप को एकदम पर्यावरण के साथ अपने आप को जुड़े हुए महसूस करते हैं। दे फील दैट दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम एनवायरनमेंट। सो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन से लोग हैं, कौन सी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, जनजातीय हैं, वन जातीय हैं जो वन में रहते हैं, या जो आसपास रहते हैं, पर्यावरण के आसपास रहते हैं, जिनके लिए पर्यावरण आजीविका तो है ही, पर उसके साथ साथ उनके जो आइडेंटिटी है, उनकी पूरी ज़िंदगी जो डिग्निटी है, उसका आधार वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी बैकड्रॉप में हमें समझना पड़ेगा कि पर्यावरणीय आंदोलन क्यों होता है और पर्यावरणीय आंदोलन क्यों हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है उस पर इतना फोकस क्यों दे रहा है। एकेडमिशिया दे रही है, स्टेट दे रही है, सरकार दे रही है, सिविल सोसाइटी दे रही है, डेमोक्रेटिक डिबेट्स के अंदर हो रहा है पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। क्यों पर्यावरण पे इतना फोकस हो रहा है? आज जिस पैंडमिक में हम हैं, वो पैंडमिक कहीं ना कहीं हमारे नेचर को इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, इतनी ज़्यादा इसका दोहन किया गया, दुरुपयोग किया गया कि नाउ वी आर रिपेंटिंग, वी आर फेसिंग एवरी नाउ एंड देन पोल्यूशन का लेवल इतना बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि पर्यावरण की इम्पोर्टेंस को हमने नहीं समझा। नो डाउट हमारे पास बहुत सारे ऐसे ज्वलंत उदाहरण हैं जहाँ पे पर्यावरण के जो सही इस्तेमाल के लिए हमें हमेशा बताया गया, अवेयरनेस बताई गई, दिखाया भी गया उन चीज़ों को करने के लिए, बट वी हार्डली केयर अबाउट दैट। सो नाउ जो हम जिस सिचुएशन में हैं वो आज सबके सामने है, और उसी जो सिचुएशन है उसके संदर्भ में पर्यावरण मूवमेंट को और भी जो है एम्पावर करने की ज़रूरत है, और उसको कनेक्ट करना है अपनी लाइफ स्टाइल के साथ, सो दैट कि एनवायरनमेंट मूवमेंट जो है वो सिर्फ कुछ केस स्टडीज़ तक ही सीमित ना रहकर ओवरऑल ग्लोबल तरीके से वो सफल आंदोलन हो। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज डिस्कशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होगा कि 1972 का जो यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, बहुत बड़ा लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस माना गया, क्योंकि पर्यावरण के मुद्दे को इसने मेन स्ट्रीम्स के साथ जोड़ा। पर्यावरण का जो मुद्दा है वो जो 8 5 ईयर प्लान है, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे भी काफ़ी डिस्कशन होने लगी। हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस में भी इन्वायरमेंट का जो इशू था वो आ गया। तो इन्वायरमेंट का इशू जो है आने के बाद, इतने जो 5 ईयर प्लान्स में जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, या जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, उसके बाद आने के बाद कुछ जो इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैं इंडिया में, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ इन्वायरमेंट मूवमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
और उसके साथ बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, और कुछ आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स भी हैं उस एनवायरनमेंट मूवमेंट में, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट मूवमेंट, वो है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन 1970s में शुरू किया गया, और गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में ये शुरू किया गया था, और ये आंदोलन महिलाओं ने शुरू किया। पहली बार महिलाओं की सक्रिय भूमिका जो है इस आंदोलन के थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो महिलाओं ने क्या किया, बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर था महिलाओं का कि they tried to stop the trees from felling, और उसके लिए उन लोगों ने they had just tried to hug the trees so that जो वहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पेड़ों को काटने की प्रक्रिया वहाँ बरकरार थी, वो उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। तो जब ये जेस्चर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन, वहाँ की लोकल महिलाओं ने किया, तो उसके बाद वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स दे हैड गिवन हीड टू दैट। जो भी सिंबॉलिक जेस्चर था उसको उन लोगों ने कहीं ना कहीं महत्व दिया, एंड सो वहाँ पे जो पेड़ों को काटने की जो प्रक्रिया थी उस पर अंकुश लगाया गया, रोक लगाई गई। और यही नहीं, महिलाओं ने वहाँ पे जो अल्कोहलिज्म था, जो अल्कोहल का जो कंजम्पशन था, उस पर काफ़ी लिकर के कंजम्पशन पे भी उन्होंने रोक लगाई। और पर्यावरण में एक बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं व्यू पॉइंट, एक लेंस जो हम देख सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट जो समझने की है, वो है महिलाओं की यहाँ पे सक्रिय भूमिका पर्यावरणीय आंदोलन में। ये पहली बार चिपको मूवमेंट के थ्रू हमें समझने को मिलता है। रामचंद्र गुहा ने अपने वर्क में, गाडगिल ने भी अपने वर्क में चिपको मूवमेंट में विमेंस का रोल को बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो ये एनवायरनमेंट मूवमेंट है, उसमें जब हम प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो नेचर को स्त्री के करीब मानते हैं और स्त्री को नेचर के करीब मानते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, और ये जो कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं हमें इको फेमिनिज्म में देखने को मिलती है, जो कि वहाँ पे आइडियोलॉजिकली जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कनेक्ट किया है कि महिलाओं इकोलॉजी में फेमिनिज्म का क्या रोल है। तो ये आप वंदना शिवा के काम में, स्टेइंग अलाइव में आप पढ़ सकते हैं। वंदना शिवा के, बीना करवाल के, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इको फेमिनिज्म पे काम किया है, उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भूमिका का डिस्कशन चिपको आंदोलन के थ्रू किया है, और महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट था कि महिलाओं ने एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं स्टेप लिया। अब क्योंकि पुरुषों को जो है वो एक्सप्लॉयटेशन का आधार माना जाता है, पितृसत्ता को जो है शोषण का आधार माना जाता है, जिस तरह से वो महिलाओं का शोषण करते हैं उस तरह से वो प्रकृति का शोषण करते हैं। तो चिपको आंदोलन एक बहुत बड़ा ज्वलंत आंदोलन रहा। उसके साथ हम दूसरा जो आंदोलन जो समझ सकते हैं वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये 1970s के एंड में 1980s से शुरू किया गया, और इनकी जो लीडर थी वो मेधा पाटकर थी। मेधा पाटकर ने बहुत सस्टेन्ड रोल निभाया, और उनके ही मतलब लीडरशिप में इस आंदोलन में सक्सेस भी मिला इस आंदोलन को। और इस आंदोलन से बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स को, ऑल ओवर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को, जो लोकल एनवायरमेंटल मूवमेंट है, चाहे मैपिको मूवमेंट ले लें, चिल्का बचाओ आंदोलन ले लें, और भी कितने सारे आंदोलन हैं, जंगल बचाओ आंदोलन, सारे आंदोलन कहीं ना कहीं इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे। क्यों जुड़ रहे थे? क्योंकि ये आंदोलन का एक बहुत बड़ा बेस बन गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के लिए भी एक प्रयास था। क्यों? क्योंकि जो आज विकास हो रहे हैं वो विकास क्या उन लोगों के लिए है जिन लोगों के कॉस्ट पे ये विकास हो रहे हैं, और अगर विकास के लिए कुछ ही लोगों को बलिदान देना पड़े तो वो कुछ लोग कौन होंगे? क्या वो असहाय होंगे, गरीब होंगे, मार्जिनलाइज्ड होंगे? तो वो जो कुछ लोग हैं एट द कॉस्ट ऑफ कुछ लोग, तो वो कुछ लोगों का क्या हम आकलन कर रहे हैं कि अगर वो डिस्प्लेस होंगे तो उनकी जो है पुनर्वास, पुनर्स्थापना कैसे की जाएगी? उन्हें नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगा?
सरकार क्या स्टेप्स लेंगी, सिविल सोसाइटी का क्या रोल होगा। तो बहुत सारे आधार हैं। वहाँ पे जब डैम बनाने की बात कही गई, जो कि 3 स्टेट्स के साथ कनेक्ट कर रहे थे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो डैम की हाइट को लेकर सवाल उठाया गया कि डैम की हाइट इतनी है, और अगर डैम की हाइट को कम नहीं किया गया तो आसपास के जो 300 गांव हैं जो काफ़ी फैले हुए हैं, वो सब मर्ज हो जाएंगे उस डैम में। और उस डैम के साथ ये भी था कि क्या जिन लोगों के लैंड लिए जाएंगे, उनको सही में रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया के दौरान उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके जो भी अधिकार हैं उन्हें मिले, उनके जो ड्यूज़ हैं, जो भी वो एंटाइटल हैं, उन्हें मिले। और उनका क्या, जिन लोगों को अगर ये मिल भी जाए तब भी उनकी आइडेंटिटी और उनका कल्चर का जो आधार है, वो उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। उस मुद्दे का क्या, उस इश्यूज़ का क्या। तो ये सारे इश्यूज़ के थ्रू नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बहुत बड़ी, बहुत अहम भूमिका निभाई। इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी को भी हम देख सकते हैं। गांधी के जो नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी है, जो सर्वोदय सबके विकास की आइडियोलॉजी है, जो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी है, जो नेचर को मानते हैं कि जो नेचर है उसको एक्सप्लॉइट अगर हम नहीं करें तो आने वाले समय में हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो पर्याप्त होगा। तो ये सारी चीज़ों के ही संदर्भ में हम पर्यावरण आंदोलन को देख सकते हैं। तो देर आर 3 मेजर आइडियोलॉजिकल strands that we need to understand. One is the Gandhian ideology, the second was the Marxist ideology, and the third one is the eco-feminist ideology. इको-फेमिनिज्म का मैंने आपको अभी बताया। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो भी प्रकृति में जो संसाधन है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, उस पर अगर लोकल पॉपुलेशन, लोकल कम्युनिटीज़ का कंट्रोल और नियंत्रण नहीं होगा तो किसका नियंत्रण होगा। अगर उसमें जो है कॉरपोरेट्स का नियंत्रण होगा, जो अपर क्लास है उनका नियंत्रण होगा, तो फिर अगेन ये हैव और हैव नॉट्स के बीच में इन्वायरमेंटल इनजस्टिस का मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा। तो इन्वायरमेंटल इनजस्टिस से बाहर निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम शूमेकर की जो एक आइडियोलॉजी थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसको भी हम जो है अपने जो कार्य है उसमें लेके आए। उस जो स्ट्रैटेजी है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसको हम अपनाएं। दूसरे जो आधार हैं गांधी का कि जो अर्थ है उसमें लोगों के जो नीड्स हैं उसके लिए तो पर्याप्त संसाधन हैं, पर उनकी जो ग्रीड है, उनकी जो लालच है, उसके लिए संसाधन पर्याप्त नहीं होते। और कंज्यूमरिज्म का जो ग्रीड है ये बहुत बड़ा ग्रीड है, और ये आने वाले समय में हमें किस तरह से अपने जो पूरे जो ट्रैप है उसमें ले लेगा, इससे हमें बचने की ज़रूरत है। और हमें इंडिजिनस जो चीज़ें हैं, इंडिजिनस जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए नेचर की जो है सार्थकता को समझते हुए, नेचर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, नेचर के साथ जुड़े हुए लोगों की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है। So I hope you all were listening to my discussion. Thank you, students. So we'll meet again with some other movement. Till then, take care and be healthy.